चलिए, आज कल तो लास्ट हो ही जाएगा। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं ये 16वां नंबर क्वेश्चन। आज कम से कम 5-6 क्वेश्चन करते हैं। कल लास्ट लॉन्ग का क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? आपका ऑब्जेक्टिव। ठीक है। तो हम लोग लास्ट चलते हैं आज का क्लास। सभी को गुड इवनिंग है, सभी बच्चे। और आइए और सब की आज का क्वेश्चन करते हैं जो बहुत इजी है। 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे इजी है, इसमें कुछ कहना भी नहीं है। जैसे मैंने कहा, राइट अबाउट दिस, इसके बारे में लिखें। या तो ये भी बोल सकता है इसके बारे में वर्णन करें, इसके बारे में संक्षिप्त लिखें, इसके बारे में समझा दें। जो भी सवाल होगा सब यही सा ही होगा। लिखना है। पहला सवाल है बाय स्थानीय संरक्षण, यानी एक्स सीटू कंजर्वेशन, और दूसरा है इन सीटू कंजर्वेशन। तो दोनों को विस्तार में हम बताते हैं। जितना पॉइंट्स हो सके तो मेमोरी में कर लेना। ठीक है। ओके। तो आज आपका चलते हैं थोड़ा स्पीड, ज्यादा नहीं, क्योंकि कल आपका 24 हो जाएगा। इसके बाद 5-6 दिन ऑब्जेक्टिव करने का प्रयास करेंगे और सभी कर लेंगे। ठीक है। आ जाइए। जैव विविधता संरक्षण। जैव विविधता का मतलब क्या है? जीवों का जो विभिन्न प्रकार को जो जाति है, विभिन्न प्रकार का जो किस्म है, जो हमारे पृथ्वी पर पता नहीं हर जगह है, हर जगह है आपका। ठीक है, समझ गए ना? तो ये जो हर जगह आपका है उसको संरक्षण करना है। सबसे ज्यादा पावर ह्यूमन को है। ह्यूमन समझ सकता है, बुझ सकता है हर एक चीजों को, इसलिए उनका काम है संरक्षण करना। तो जैव विविधता का संरक्षण 2 प्रकार का होता है, ऐसा ही आपने तीर मारना है। एक आपका इन सीटू कंजर्वेशन और दूसरा है एक्स सीटू कंजर्वेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वस्थानीय, या फिर एक नाम और देते हैं इसको, स्वस्थानीय कह सकते हैं। और दूसरा है आपका क्या? बायस्थानीय। दूसरा क्या है आपका? बायस्थानीय। तो आपका ये बायस्थानीय नहीं, परस्थानीय में संरक्षण क्या है? इसमें बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन है। स्वस्थानीय में बायोडायवर्सिटी और सेक्रेड ग्रुप्स हैं और बायोस्फीयर है। सबके बारे में 2-2 लाइन तो ऐसे ही लिखना है, तो आपका विस्तार हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है। सबके बारे में आपको इतना ही लिखना है। ठीक है। और इसमें कुछ नहीं करना है आप लोगों को। आ जाइए। देखो, अपना से बना करके इसमें जितना लिखोगे उतना ही। सर का नोट्स या एनसीईआरटी तो पढ़ने के लिए है, समझने के लिए है, अपनी भाषा में लिखने के लिए है। इन सीटू कंजर्वेशन उसे कहते हैं जब किसी जीव को अपने ही स्थान में सुरक्षित करते हैं। इन सीटू मतलब अगर कोई जीव यहाँ का है, इसी में हमने घेरा लगा दिया, इसी में उसका मतलब कि संरक्षित कर दिया, जो कोई इसको कष्ट ना पहुंचाए, ना इसको नष्ट कर पाए, इसको कहते हैं इन सीटू संरक्षण। इन सीटू संरक्षण बड़े बड़े जगहों पर होता है, जबकि एक्स सीटू कंजर्वेशन छोटे छोटे जगहों पर होता है। तो 2 एग्जाम्पल के साथ हम लोग पहला जो पढ़ते हैं इन सीटू कंजर्वेशन पढ़ दिए। जब किसी जीव या संरक्षण को उसके स्थान या उसके निवेश, जो स्थायी निवेश है वहीं पर किया जाता है, इसको स्वस्थान संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। इन सीटू संरक्षण निम्न तरीके से किया जाता है। पहला हॉट स्पॉट है। हॉट स्पॉट किसे कहते हैं? ऐसा जगह, ऐसा विशेष क्षेत्र जहाँ पे जातियों की संख्या बहुत हो, कुछ जाति तो वहीं पर रहता हो, कहीं दूसरी जगह मिलता भी नहीं हो, उसे हम हॉट स्पॉट कहते हैं। तथा कुछ जाति वहीं का होता है। देखिए यहाँ गैप था, तो जैसे फिगर बनाएंगे, लेकिन फिगर विशेष नहीं बन सका इसमें, इसलिए आप इसी को लिख लीजिए। एंडेमिक होते हैं। एंडेमिक का मतलब होता है वहीं पर होता है, इसे हम हॉट स्पॉट कहते हैं। इस स्थान को संरक्षण किया जाता है। विश्व में कुल कितने हॉट स्पॉट हैं, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसे भी दिमाग में रखना। 34, इसे लिख भी देना है। वेस्टर्न घाट, एंडोबर्मा, श्रीलंका और हिमालय क्षेत्र, ये जो है भारत का आपका हॉट स्पॉट है। कुल हॉट स्पॉट जो है विश्व में 2% है, मतलब पूरा विश्व में जितना भी क्षेत्र है उसका 2% हिस्सा। इसमें जो भी याद आए आप उसमें 2 पॉइंट लिख सकते हैं। इसके बाद आपका स्व जो स्थानीय संरक्षण, पहला लिखा हॉट स्पॉट। दूसरा जो है आपका पवित्र उपवन। पवित्र उपवन के बारे में हम पहले ही बताए थे कि लोकल आदमी के द्वारा, लोकल पीपल के द्वारा, ठीक है, जब किसी विशेष जंगल या विशेष स्थान को संरक्षित किया जाता है
इसको कहते हैं सेक्रेड ग्रुप्स, जिसको कहते हैं पवित्र उपवन, किसी जंगल या स्थानीय आदमी आदिवासी के द्वारा, क्योंकि वहां का हर एक चीज को वो देवी देवता मानता है। वहां का जितना भी पेड़ पौधा है, जीव सभी को वो देवी देवता मानता है, पूजा करता है। इसलिए ना ही उस उपवन में किसी जाति या पादप को आपको नष्ट करने का अनुमति है, ना ही आपको छूने का, ना ही शिकार करने का है। तो हम लोगों का कहाँ कहाँ है पवित्र उपवन? तो मेघालय का खासी तथा जंतिया पहाड़ी में है, राजस्थान का अरावली है, कर्नाटक और महाराष्ट्र का जितना भी पश्चिमी घाट है लगभग, मध्य प्रदेश का सरगुजा, चंदा एवं बस्तर क्षेत्र है। इसमें दो भी लिखेंगे तो लिख देना है आपका। दो हुआ, ये स्व स्थानीय था। तीसरा स्व स्थानीय कौन है आपका? देखिए तो तीसरा स्व स्थानीय आपका है बायोस्फीयर रिजर्व, जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र। वह स्थान जहां हर प्रकार का जीव जंतु पाया जाता है। यह स्थान बड़ा होता है। इस जगह को स्थानीय एवं सरकार के द्वारा दोनों, कोई खास कंपनी और कोई खास मतलब कि स्थानीय जो वहां के लोग हैं, सरकार के द्वारा, दोनों के द्वारा सुरक्षित किया जाता है। इसकी कुल संख्या जो है पूरा भारत में 14 है। जैसे एक एग्जाम्पल नीलगिरी, नंदा देवी, ये सब आपका जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेशनल पार्क, नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है वह प्राकृतिक जगह जहां जंगली जीवों को सुरक्षित किया जाता है। यहां पर जंगल काटना, पशु चराना, खेती करना सब मना है। भारत में इसकी कुल संख्या 90 है एनसीईआरटी के अलोंग, एनसीईआरटी के द्वारा। बाकी बात इसका संख्या बढ़ा दिया। और एक बात बताऊं, ये चार जो दिए हैं ये नेशनल पार्क है, ये चारों को पूछता है ऑब्जेक्टिव में। यहां देख लो मैंने लिख दिया, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, ये नहीं पूछता है कहां का है। एक सिंह का राइनोसोरस के लिए है, राइनोसेरस के लिए फेमस है। कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। ऐसा नहीं कि दूसरा जीव नहीं रहता है, वो भी रहता है। फेमस किसके लिए है पूछा ऑब्जेक्टिव, ये चारों पूछा है। क्वेश्चन बैंक बना के देख लेना आप, और ऐसे भी हम बनाएंगे तो देख लेंगे। कान्हा नेशनल पार्क आपका टाइगर के लिए है। गिर नेशनल पार्क आपका गुजरात में, और एशियाटिक लायन के लिए है। ये चारों ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर इसमें याद है नेशनल पार्क में तो लिख देना कोई भी, और नहीं याद है तो बस इतना ही लिख देना। आ जाओ। इसके बाद वन अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस क्षेत्र में जंगली जंतु को सुरक्षित किया जाता है। भारत में इसकी कुल संख्या 448 है। बस हो गया। तमिलनाडु में एक है इंदिरा गांधी वाइल्ड सेंचुरी, इसको भी लिख देना है। 5 हो गया स्व स्थानीय। अब आ जाओ किसमें? बाह्य स्थानीय में। बाह्य स्थानीय किसे कहते हैं? तो मैंने बोला था कि जब किसी जीव जंतु को किसी और जगह ले जाकर के सुरक्षित किया जाता है, इसे हम कहते हैं बाह्य स्थानीय। नाम से ही स्पष्ट है, इसके नाम से ही स्पष्ट है। वह जगह जहां पर बाहर से लाए गए जीव जंतु को संरक्षण किया जाता है, इसे एक्स सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। यहाँ पर वैसे जीव जंतु को विशेष सुरक्षा दिया जाता है जिसका जाति खतरे में है, जैसे जूलॉजिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क्स, समझ गए ना, ये सब है। और लास्टली ये भी लिख सकते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन या निम्न ताप संरक्षण या हिम संरक्षण को 2 नंबर में पूछता है। ये क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। ये भी आपका बाह्य स्थानीय में आता है। कहता है जब कोई युग्मक या बीज या परागकण को कितना डिग्री पर, -196 सेंटीग्रेड डिग्री पर, किसमें? तरल नाइट्रोजन में लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है, इसे क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। इसमें कहीं क्वेश्चन कुछ नहीं है, दोनों को तोड़ तोड़ के, इसमें ज्यादा है इसमें कम है तो कम लिखा आपने, बस इतना ही लिख देना है। लॉन्ग क्वेश्चन में दोनों, ए ये बी नंबर था, वो ए नंबर था, समझ गए। एक था आपका इन सिटू कंजर्वेशन, दूसरा एक्स सिटू कंजर्वेशन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ दूसरा। ये वाला क्वेश्चन जो है आपका, ये वाला क्वेश्चन आपका, विश्वव्यापी उष्णता का वर्णन करें। ये लड़का जो एक पॉइंट जान जाएगा, 5 पॉइंट आपको याद रखना है जो मैं यहां दूंगा। 5 पॉइंट में आप जितना कॉपी में लिख सकते हो। इससे भी हल्का क्वेश्चन होता है क्योंकि ये आपका लिखने वाला है। एकदम जो भी आपके वातावरण में हो रहा है उसी को हम लोग को इसको वर्णन कर देना है। जैसे देखिए, विश्वव्यापी उष्णता क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि पृथ्वी का जो सरफेस का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है। माना जाता है 3 दशक से कि ये 30 साल में 0.6 सेंटीग्रेड सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ चुका है। तो परिभाषा अगर देंगे तो क्या कहेंगे? विश्वव्यापी उष्णता का अर्थ है पृथ्वी का औसत तापमान में वृद्धि या मानव गतिविधियों जैसे उद्योग से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसों। ग्रीन हाउस गैसें 4 बताए थे आपको, इनमें से मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी लिख सकते हैं। इन गैसों को बढ़ने के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। देखिए कितना साधारण वर्ड है,
हाँ, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। कितना साधारण है, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें भी दिक्कत है यार। बस जितना आपका ये सब गैस निकलेगा उतना ही आपका पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। इसको कहेंगे विश्वव्यापी उष्णता। अब कहता है कि विश्वव्यापी उष्णता के क्या कारण है। अब देखो ये हल्का कितना है, मानव की गतिविधियां यानी मानव के कारण भी लिख सकते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल, डीजल को जलाना, वनों का कटाई करना, कृषि कार्यों में रासायनिक उर्वरक का छिड़काव करना, कीटनाशकों का प्रयोग करना, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण। उद्योग का ज्यादा बन रहा है, जंगल की कटाई आ रहा है, शहरीकरण हो रहा है, तो ये सब गतिविधियां लिख देना, इसके कारण होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो कहता है ग्रीन हाउस गैसों के कारण वातावरण में बढ़ना सूर्य की गर्मी को पृथ्वी के सतह पर ये रखता है। सूर्य की गर्मी जो आता है, ये ग्रीन हाउस क्या करता है, गैस पृथ्वी पर वो गैस को क्या करता है, एब्जॉर्ब करके इसका तापमान बढ़ाता है। तो जितना ज्यादा ग्रीन हाउस गैस होगा उतना ही ज्यादा तापमान बढ़ेगा, क्योंकि यह सूर्य से आने वाली रोशनी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। यह प्रभाव प्राकृतिक रूप से होता है। प्राकृतिक रूप से होता है तो जीने लायक होता है। अगर ये बढ़ता चला गया इंसानों के कारण या इसके गतिविधियों के कारण यह अधिक बढ़ जाता है, जिससे कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। सिंपल लिख देना है। अब ये तो लिखा मानव के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ा। विश्वव्यापी उष्णता के क्या प्रभाव है? अगर प्रभाव लिखना तो लिखते चलिए। जलवायु परिवर्तन, देखिए अब इसमें 3 पॉइंट लिखे हैं। जलवायु परिवर्तन क्या हुआ? गर्मी की लहरें और सूखा हो जाना, वर्षा का पैटर्न बदल जाना, कि वर्षा अभी हो रहा है, देखते हैं अभी ठंडी हो रहा है पूरा, क्यों? ये आपका वही कारण है, समझ गए। ठंडी होना चाहिए जब, तब नहीं होकर के अब हो रहा है। बर्फीली क्षेत्रों का पिघलना, समुद्र का स्तर में क्या होना, वृद्धि होना। समुद्र का स्तर में वृद्धि होगा तो वहां लोकल आदमी डूब जाएंगे। ये सब प्राकृतिक आपदाएं होगी, तूफान आएगी, बाढ़ आएगी, बर्फबारी होगी, घटनाएं बढ़ेगा। प्राकृतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रजातियों का विलुप्त होगा। प्रजाति मतलब बहुत सारे जाति विलुप्त हो जाएंगे। खाद्य सुरक्षा में कमी हो जाएगी। कृषि उत्पादों में भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। स्वास्थ्य पर असर क्या करेगा? गर्मी के कारण क्या होता है, आपका हीट स्ट्रोक हो जाता है, जिसको कहते हैं लू लगना, और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती है। इसके निवारण क्या करेंगे? जितना चाहोगे उतना लिख सकते हो, मैंने लिख दिया है, एक बार आप पढ़ देना, मैंने समझा दिया। ग्रीन हाउस गैस मैंने नोट्स कल भेज देंगे आपको। कल सुबह आपका 11 बजे भेज देंगे पक्का। कल आपका 3 बजे तक तैयार, 3 बजे लास्ट कल का लॉन्ग क्वेश्चन है। कल हम बना करके वही आपको भेज देंगे। कहां पर पीडीएफ भेज देंगे, जितना समझाएं एक बार पढ़ लेना आप, ठीक है। निवारण क्या करेंगे? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करेंगे, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा ज्यादा होता है। इसके बाद सब चीज को लिख देना है। वृक्षारोपण करना है। वृक्षारोपण समझ रहे हैं, ज्यादा ज्यादा प्लांट लगाना है। सब संवेदनशील और शिक्षा करना है। लोगों को यह बताना है कि जलवायु परिवर्तन, उसके प्रभावों के बारे में जागरूक करना है, ताकि लोग कम से कम कटाई करे, किसका, पेड़ों का, कम से कम ग्रीन हाउस गैस को क्या करे, उत्पन्न करे, कम से कम औद्योगिकरण करे, कम से कम शहरीकरण करे। तो यही सब करना है। कुछ है इसमें? पहले एक बार बताओ, कुछ है इसमें? पहले बता दो ना, कुछ है? कहीं कोई दिक्कत है? बोलो ना, एक बार आप कमेंट करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये सब लिखने वाला है। आपका 20 क्वेश्चन थोड़ा सा है, और लास्ट में 25 क्वेश्चन टेढ़ा है, और 23वां क्वेश्चन, बाकी बात कोई टेढ़ा नहीं है यार, एक बार पढ़ देना है। अब आ जाइए, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है रिलेशन से, कि आप जानिए कि पॉल्यूशन क्या है। डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। सबसे पहली बात परिभाषा, वहां ही नहीं, प्रदूषण की परिभाषा लिख देना। प्रदूषण का मतलब है कि पर्यावरण में कोई हानिकारक पदार्थ मिल जाता है, जिसके कारण मिश्रण हो जाता है, प्राकृतिक संसाधनों का क्या है, नुकसान पहुंचाती है, इसे प्रदूषण कहते हैं। हाँ, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोलना। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलना। कहीं कोई जान नहीं है इस सवाल में। बस मैं समझाते चला जाता हूं, आप लिखते चले जाना, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। आ जाओ, इसे प्रदूषण कहते हैं। अगर 2-4 पॉइंट और लिखिए। यह मुख्य रूप से मानव गतिविधियों के कारण होता है, जैसे कि औद्योगिकीकरण होता है, वाहनों का उपयोग होता है, वाहन जितना चलाएंगे उतना गैस निकलेगा। कृषि रसायनों का उपयोग करते हैं, कृषि में रसायन बहुत ज्यादा, खाद वगैरह, आप कीटनाशक वगैरह उपयोग करते हैं। जिस चीज से प्रदूषण होता है
उसे हम प्रदूषण जन कहा जाता है। जिससे प्रदूषण होता है उसको प्रदूषण जन कहा जाता है। अब यहां पर आपको वर्णन करना है, क्योंकि यहां तक तो आप सिर्फ लिखे प्रदूषण क्या है। अब यहां पे डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, तो प्रदूषण के प्रकार, तो वायु प्रदूषण लिखना, सुन लो पहले शॉर्टकट में, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, यहां तो लिखते लिखते तुम परेशान हो जाएगा। फिर प्रकाश प्रदूषण भी लिख सकते हो, इसका उपाय भी लिख सकते हो। इसका उपाय लिखने के बाद लास्ट में थोड़ा सा इसमें समझौता कर देना है क्या क्या है। तो भाई इतना सारा लिख सकते हो, फिर भी मैं एक एक लाइन, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? जब हवा में हानिकारक गैसें, धूल या अन्य रसायन घुल जाते हैं, इसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। इसके कारण श्वसन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है और अस्थमा, ब्रोंकाइटिस यानी कि सांस संबंधी बीमारी हो सकती है। मुख्य कारण इसका क्या है वायु प्रदूषण का? वाहन है, उद्योग है, कृषि रसायन है। प्रमुख प्रदूषक कौन है आपका प्रदूषण करने वाला? तो CO2 ज्यादा है, नाइट्रोजन है, ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, सघन कण कहते हैं जो पार्टिकुलेट मैटर, जो कि कुछ जलाते हैं तो हवा में उड़ता है कण, उसको कहते हैं सघन कण। समझ गए? जो उद्योग से निकलता है, जो कि आपके घर में ईंधन जलाने से, आपका कोयला वगैरह जलाने से आपका सघन कण निकलते हैं, तो इसके कारण हुआ, इसको वर्णन किया आपने। फिर आइए जल प्रदूषण, जब जल स्रोतों में हानिकारक पदार्थ मिलते हैं तो इसमें क्या है आपका रसायन मिल सकता है। कौन सा रसायन मिलता है आपका? बोलिए तो। एक मिनट, आइए इसके बाद जो है मैंने क्या कहा, जल स्रोतों में हानिकारक पदार्थ कौन? रसायन, गंदगी और अपशिष्ट सामग्री मिलता है, जैसे प्लास्टिक जो भी मिल जाए या फिर जो भी रसायन मिल जाए, ये जल जीवन को प्रभावित करता है और पानी से जुड़ी बीमारियां फैल सकती है। मुख्य कारण औद्योगिक अपशिष्ट है, शहरी का सीवेज, ये जो हम लोग का नाला का निकलता है बड़ा बड़ा, इससे कृषि रसायन, नदियां, झीलें, समुद्र प्रदूषित हो जाते हैं इससे। कहानी खत्म हो गया। मिट्टी प्रदूषण में आप जितने भी प्लास्टिक, जितने भी रसायन मिलाते हैं, इसके कारण मिट्टी प्रदूषण तब होता है जब अवांछनीय रसायन, मतलब मेरा ऐच्छिक नहीं, जो कि मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, उसको कहते हैं अवांछनीय रसायन या अपशिष्ट पदार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, मिट्टी नष्ट हो जाते हैं, कृषि उत्पादन पर असर पड़ता है। मुख्य कारण यहाँ औद्योगिक है, अपशिष्ट है, रसायन है, उर्वरक है, कीटनाशक है, प्लास्टिक, कचरा सब है। यानी जिसमें जो होता है उसके बारे में लिख देना कि मुख्य कारण क्या है, उसके परिभाषा लिख देना। ध्वनि प्रदूषण कहता है कि उससे जब वातावरण में अत्यधिक शोर हो, जो ध्वनि सुनने लायक नहीं हो, उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। एक ऑब्जेक्टिव यहां याद रखना, मैं बता देता हूं, शायद नहीं लिखा हूं। ध्वनि प्रदूषण का जो है ऑब्जेक्टिव आपको पूछता है कि इसका यूनिट क्या होता है। यहां पर एक सवाल आप जरूर कर सकते हैं, इसका यूनिट होता है इकाई, इसका इकाई पूछता है आपका। ध्वनि प्रदूषण का इकाई आप लोगों को पता है क्या होता है? डेसिबेल होता है, ठीक है। 80 से 90 डेसिबेल से ज्यादा अगर होता है तो उसे ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। जब आवाज 80 से 90 डेसिबेल से ज्यादा होता है तो इसको कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। ये भी लिख सकते हैं आप एक लाइन, ठीक है। मुख्य कारण वाहनों का शोर, जो वाहन चलता है उसका चेचे पेपे जितना भी चलता है, मशीन का टकराव जो होता है, उद्योगों का शोर है, कंस्ट्रक्शन का काम जहां पर होता है, म्यूजिक सिस्टम ये भी है, उसका अत्यधिक प्रयोग करना, ये सब ध्वनि प्रदूषण है। प्रकाश प्रदूषण किसे कहते हैं आप जानते हैं? कि जब रात के समय आप बहुत ज्यादा कृत्रिम प्रकाश का उपयोग करते हैं ना, जो प्राकृतिक पर्यावरण और जीवन को प्रभावित करता है, इससे रात की नींद पर असर पड़ता है और वन्य जीवों को भी व्यवहार में परिवर्तन होता है। जंगल में आप लाइट लगाएंगे पूरी तरह से तो वहां के जीव जंतु को बहुत प्रभाव पड़ता है। मुख्य कारण है शहरीकरण करना, शहरों में अत्यधिक स्ट्रीट लाइट, जो गलियों में लाइट है, विज्ञापन का जो नया नया जो लाइट लगा करके होर्डिंग करता है और अत्यधिक कृत्रिम रोशनी का उपयोग करते हैं, ये प्रकाश प्रदूषण है। कितना लिखिएगा उतना ही लिखते लिखते आप थक जाएंगे, ठीक है। निवारण क्या है? निवारण क्या कर सकते हैं? आइए, निवारण क्या कर सकते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। निवारण क्या कर सकते हैं आप? तो निवारण यहां पर देख लीजिए, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण यंत्रों का प्रयोग कीजिए, हरित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कीजिए, सार्वजनिक परिवहन का बढ़ावा दीजिए, ट्रेन से जाइए, हाँ, या तो आप बस से जाइए, अपना अपना परिवहन को यूज मत कीजिए, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका गैस निकलेगा, प्रदूषित गैस, ठीक है। जल प्रदूषण को रोकने के लिए आप क्या कीजिए, जहां पे स्रोत है उसको संरक्षित कीजिए, जल में अपशिष्ट पदार्थ को मिलाने के पहले उसका उपचार कीजिए,
या उसका उपचार कर लीजिए। रासायनिक उर्वरक को संतुलित उपयोग कीजिए या तो कम कीजिए। मिट्टी प्रदूषण में वही है, प्लास्टिक वगैरह कचरा वगैरह नहीं मिलना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण है, जोर जितने भी शोर हैं उसको स्तर को नियंत्रित कीजिए। वाहन को चलाइए सीमित सीमित मतलब चलाइए, उसका जो हॉर्न है वो सब नहीं बजाइए। म्यूजिक सिस्टम को कम चलाइए, ठीक है। ये हाइब्रिड वाहनों का उपयोग कीजिए। हाइब्रिड वाहनों का उपयोग करने का मतलब है कि ऐसा वाहन उपयोग कीजिए जिसमें सभी लोग जा सकते हैं, से आपका बस हुआ, ट्रेन हुआ, जिससे कि अपना अपना, जैसे बाइक से हम ही जाते हैं, आप भी जाते हो बाइक से, तो क्या होता है, ज्यादा तो प्रदूषण होगा ही, अपना अपना बाइक सबको हो गया उपयोग। अच्छा, प्रकाश प्रदूषण को कम करने के लिए कृत्रिम रोशनी को कम कीजिए। अब ये लास्ट में मैंने लिख लिया है कि प्रदूषण एक मानव सभ्यता के लिए बहुत बड़ा बीमारी हो गया है। इसको ठीक करने के लिए, इसको कम करने के लिए सबको जागरूक होना पड़ेगा। जो लिखना है लिख दीजिए, बस उनका रोकथाम कीजिए। कितना सुंदर था। आप एक नोट्स बना सकते हैं, नोट्स आपको बना के दे दिए हैं, एक एक लाइन करके, दो दो लाइन करके सभी पॉइंट पर आप बना सकते हैं। कहीं कुछ नहीं था। अब जो है आपका 19 नंबर, ये भी विशेष कुछ नहीं है। 19 नंबर ये भी कुछ नहीं है, एकदम कहीं कुछ नहीं। आ जाओ। कहता है कि बायोटेक्नोलॉजी जब हमने पढ़ा था तो एग्रीकल्चर बहुत कुछ पढ़ा था। बीटी कॉटन बनाया था, आपने बनाया था क्या? आपने बनाया था। और भी आपने तंबाकू को रेसिस्टेंस बनाया था, किसके विरुद्ध? तो एक सूत्रकृमि के विरुद्ध, नीमाटोड के विरुद्ध। इसके बाद आपने ये गोल्डन राइस बनाया था। सबको एक साथ लिखना है भाई। एग्रीकल्चर में एक ये उपाय थोड़ो है, बहुत सारा चीज है, तो सबको दो दो लाइन लिखना है। तो देखिए, पहला वाला कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है। और दूसरा क्वेश्चन है कि मेडिसिन में है, तो मेडिसिन कहाँ बनता है? उद्योग में। तो उद्योग या मेडिसिन में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है? दोनों को अपने स्तर पर देखिए। हम कम से कम 4-4 पॉइंट, 5-5 पॉइंट आपको लिख करके दिए हैं। आप चाहे तो बायो फर्टिलाइजर तक तो नहीं लिखिएगा, स्ट्रेट वाली यहां तक जरूर लिखिएगा। देख लीजिए, हम लिख दीजिए कि किसी बच्चा को अगर यही याद रह गया तो यही लिख देगा, लेकिन मैं कहा यहां तक लिखिए। देखिए, विज्ञान की वह शाखा है प्रौद्योगिकी जिसका इस्तेमाल हम करते हैं क्या? जैविक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है, चाहे वो पौधे, जानवर, बैक्टीरिया या वायरस का उपयोग करते हैं, और उपयोग करके हम उसके उत्पाद और प्रक्रिया को विकास करते हैं और मानव कल्याण के लिए उपयोग करते हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी से कृषि में आप अच्छे अच्छे फसल का उत्पादन कर सकते हैं, उससे उत्पादन बढ़ाने की काम कर सकते हैं। कीटों और रोगों से बचाव के लिए आप पौधा बना सकते हैं और पर्यावरणीय स्थितियों के प्रति प्रतिरोध क्षमता विकसित कर सकते हैं, ताकि हमारे किसी भी पर्यावरण में हमारा पौधा डेवलप कर जाए। तो यहां पर हम कुछ उपयोग लिखे हैं। मुख्य उपयोग में पहला, जेनेटिक इंप्रूवमेंट, जैविक उन्नति। आपको मैंने बताया था कि जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से कुछ ऐसा जीन डालेंगे फसल में, उसके गुणसूत्र या उसके जीन को ही संशोधित कर देंगे, ताकि उसमें उत्पादन सुधार हो, ताकि वो बीमारियों से बचा सके, ताकि वो क्या कर सके, मतलब कि उपजा बहुत ज्यादा कर सकते। उसमें कुछ खनिज पदार्थों में क्या है, बढ़ोतरी हो। उदाहरण के लिए ये जरूर याद रखना, उच्च उत्पादन देने वाली किसमें हम उत्पादन कर सकते हैं? सूखा सहिष्णु, मतलब सूखा को बर्दाश्त कर सकता है, कीट प्रतिरोधी फसलें बना सकते हैं हम। जैसे एग्जांपल, बीटी कपास पढ़ लिया है आपने, समझ गया। जो कीटों, मुख्य रूप से बोरर, बोरर मतलब जो कीट जो है, जो फसल को या मतलब पत्ती को बोर मतलब छेद कर देता है, बोरर को क्या करता है, प्रतिरोधक होता है। बीटी कॉटन, ये बताया आपने, तो जैविक उन्नति आप कर सकते हैं, कीट और रोगों से सुरक्षित कर सकते हैं। इसमें भी बीटी का ही उदाहरण दीजिएगा आप। जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से कीटों और रोगों से लड़ने के लिए कीटनाशकों का और रोगनाशकों का हम विकास करते हैं, तो इससे ज्यादा प्रदूषण होता है। इससे किसानों को क्या होता है, रासायनिक कीटनाशकों पर क्या करता है, निर्भरता कम करने के लिए हमने ऐसा पौधा डेवलप किया है कि पहले से उसमें जीन डाल दिया है, ताकि उसको कोई कीट नहीं खा सके। जैसे बीटी बेसिलस, बेसिलस थुरिनजिएंसिस का उपयोग करके कीटों से सुरक्षा देने वाली जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधा विकसित किया, जिसका नाम था बीटी कॉटन, बीटी मेज। ये सब बना सकते हैं। पोषक तत्वों में सुधार कर सकते हैं। जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से कुछ ऐसे फसल बना सकते हैं जिसमें हम कुछ खनिज को डाल सकते हैं, कुछ विटामिन को डाल सकते हैं कि इसमें बने, ठीक है। जैसे मैंने बोला था गोल्डन राइस, स्वर्ण चावल, इसमें कौन सा विटामिन होता है, ये पूछता है, विटामिन ए। विटामिन ए होता है, अत्यधिक मात्रा में बनता है, ताकि विटामिन ए कमी पूरा किया जा सके। हर आदमी जो कि सब्जी भी नहीं खाता हो, गाजर भी नहीं खाता हो, पालक भी नहीं खाता हो, अगर ये चावल खा लिया तो उसको विटामिन ए बनेगा, ताकि उसको क्या है,
आंख संबंधित बीमारी नहीं होगा। तो ये सब भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए, स्ट्रेस टॉलरेंस भी लिख सकते हैं। सही सुनुता में सुधार, कहता है कुछ ऐसे पौधों हैं जिसमें कि अधिक पानी पड़ने पर वो सड़ जाएगा, उसका जड़, या कम पानी होने से, सूखा होने से भी मर जाएगा। तो उसको क्या करेंगे, ऐसा पौधा बनाएंगे ताकि वो अधिक पानी में भी डेवलप हो जाए, और कुछ ऐसा पौधा बनाएंगे जो कम पानी में भी डेवलप हो जाए, सूखा में, जिसको कहते हैं सहिष्णुता सुधार। ठीक है, तो उपयोग फसलों में जल, सूखा, लवण सहिष्णुता बढ़ाते हैं, यानी कि अधिक जल बर्दाश्त कर सकता है, अधिक सूखा बर्दाश्त कर सकता है, अधिक लवण बर्दाश्त कर सकता है, जिसमें फसलों की उपज में कोई घटौती नहीं हो, सिर्फ क्या हो, वृद्धि होती है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां पानी की कमी हो या मिट्टी में लवण की अधिकता हो। अपने मन से लिखिए, उस पौधों को लगा सकते हैं। सूखा सहिष्णु मक्का, गंगा किनारे में पहले जब कम पानी होता था जिस समय हम लोगों को, तो ये जो मक्का है अधिक पानी नहीं मिलने से मर जाता था। तो हम लोग दो वैरायटी बनाया है, एक ऐसा जो कि अधिक पानी में भी जड़ नहीं टूटता हो, जड़ नहीं गलता हो, और एक ऐसा मक्का बनाया है जो कि कम पानी में भी विकसित हो सकता है और वृद्धि हो सकता है। तो सूखा सहिष्णु मक्का और गेहूं की किस्में तैयार किया है। बायो फर्टिलाइजर हमने तैयार किया है। अच्छा, एक बात बताओ, फर्टिलाइजर कहाँ से यूज करते हैं, आप लाते हैं कहाँ पे? देखते हैं किसान आपका खाद को छींटता है, हाँ हाँ, जिसको खाद बोलते हैं, उर्वरक। ज्यादा से ज्यादा किसान उस पर निर्भर रहेगा तो उसको क्या लगेगा, कीमत भी लगेगा। तो लोगों ने क्या किया, ऐसा पौधा बनाया कि कम आप खाद डालोगे तो भी वो क्या है, बहुत ज्यादा उर्वरा शक्ति, मतलब कि उर्वरा शक्ति कम में भी वो उपज हो सकता है। तो हमने क्या किया है, कुछ जैविक उर्वरक बनाया है, कुछ ऐसा बैक्टीरिया बनाया है, उसमें ऐसा जीन डाला है कि सिर्फ बैक्टीरिया या फिर शैवाल को ही मिट्टी में डाल दें तो वो मिट्टी का उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकता है। ऐसे क्या कहते हैं, जैविक उर्वरक। तो जैविक उर्वरक जैसे मैंने आपको बताया था, राइजोबियम बैक्टीरिया का उपयोग मटर, दालों और अन्य दलहनी फसलों में किया जाता है। तो राइजोबियम तो नेचुरल आपका करता था, जो मैंने पहले पढ़ाया था आपको। तो जैविक आपका उर्वरक है, उसमें और जीन डाल करके हम उसका क्या कर सकते हैं, बढ़ावा कर सकते हैं इसमें। तो ये आपका पहला जो 5 दिए, 3 ही पॉइंट लिखना भाई, इतना बड़ा नहीं लिख पाओगे आप, ठीक है, 2.5 नंबर में 3 ही लिखना, लेकिन आपको समझा दिया। और आपका लास्ट, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या कर सकते हो, तो बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, जैसे जिसमें जीवों, उनके अंगों, कोशिकाओं या तत्वों का उपयोग करके उत्पादों और प्रक्रियाओं का विकास किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग रोगों का इलाज के लिए भी, उसके निदान के लिए भी, उसके रोकथाम के लिए भी किया जाता है। इसका उद्देश्य एक चीज है कि मानव स्वास्थ्य जो है बेहतर बनाना है और रोगों के इलाज में नए और प्रभावी उपयोग को, उपाय को ढूंढना है। तो देखिए, ये सब तो बहस किया आपने कि क्या क्या कर सकते हैं। अब आ जाइए थोड़ा सा, हे देखिए, आ जाइए, कहां चला गया ये, पीछे क्यों हो रहा है? औषधियों का उत्पादन समझते हैं ना, मेडिसिन का उत्पादन। आपको जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आपने क्या नहीं बनाया है, इंसुलिन बनाया है, हार्मोन बनाया है, ग्रोथ हार्मोन बनाया है, और जितने भी उपचारात्मक पदार्थ को जैव प्रौद्योगिकी से उत्पादित किए जाते हैं। जैसे इंसुलिन का उत्पादन, तो इंसुलिन का उत्पादन कैसे किया, इंसुलिन जीन को निकाल करके, पहले इंसुलिन का उत्पादन सुअर और गाय के पैंक्रियास से किया जाता था पहले, लेकिन अब जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से हम बैक्टीरिया में करते हैं, और बैक्टीरिया को हम कल्चर करते हैं, और वो इंसुलिन को हम निकाल करके लोगों को देते हैं कि डायबिटीज ठीक हो। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किसका हिस्सा है, बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है, जिसमें क्या कर सकते हैं, डायबिटीज के लिए, मरीजों के लिए इलाज के लिए हम इंसुलिन उत्पादन करते हैं। एंटीबॉडी का उत्पादन भी किया है हमने, जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग करके मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाया है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के उत्पादन में किया जाता है, जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में उपयोगी होती है। और तो और, ये तो एक उपाय पढ़ा, औषधि का उत्पादन, कौन कौन, इंसुलिन पढ़ा, एंटीबॉडी पढ़ा, ठीक है, हार्मोन पढ़ा, लेकिन जीन चिकित्सा याद है, 4 साल की लड़की में एडिनोसिन डीएमिनेज एक एंजाइम की कमी से स्किड बीमारी होती थी। 1990 में पहली बार आपका जीन थेरेपी किया गया था। यह बायोटेक्नोलॉजी का कमाल है। जीन चिकित्सा का उभरती हुई तकनीक है, जिसमें रोगों को इलाज करने के कारण ठीक किया जाता है। इसमें किस जीन को ठीक किया जाता है, जो खराब जीन है, जिसको कहते हैं, आप खराब भी लिख सकते हो, मगर वो छोटा सा शब्द जो है अच्छा बनाओ, दोषपूर्ण जीन, जिसमें जो जीन खराब है उसको सही जीन से बदल देते हैं, और इसके बाद ये जो है अगले पीढ़ी में ये
जाता है अच्छा जीन, या उस व्यक्ति में ये जीन जो अच्छा चला जाता है, जो खराब जीन को हमने बदल करके अच्छा जीन डाला है, तो उसका इलाज हो जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक लड़की में किया था। यहां पर मैंने बोला यदि किसी व्यक्ति का शरीर में किसी विशेष जीन का कमी होती है तो इसे स्वस्थ जीन से यानी अच्छा जीन से बदलने का प्रयास किए जाते हैं। तो दे दीजिएगा एक एग्जाम्पल, एडीए का 1990 में किया था। अब यहां पर देखिए डायग्नोस्टिक्स में डायग्नोस्टिक मतलब इलाज के लिए, आपको पता है ना, पीसीआर का हिस्सा भी है, ये जेनेटिक्स का हिस्सा है। पीसीआर के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी वायरस वाला जो बीमारी है उसका पता करते हैं। जैसे कोविड का आपके नाक से ले जाता था, वो पीसीआर करता है कि इसमें वायरस वाला आरएनए है कि नहीं है। या कैंसर का पता करने के लिए, सॉरी, इसका भी पीसीआर का उपयोग करते हैं। कैंसर का सेल में ऑन्कोजीन का पता करने के लिए, ऑन्कोजीन आपका प्रोटो ऑन्कोजीन था पहले, अब ऑन्कोजीन बदल गया है कि नहीं। और तो छोड़िए, आपको एक चीज और पता है, एड्स का जो बीमारी किसी को एचआईवी है तो पीसीआर की मदद लेते हैं। तो ये डायग्नोस्टिक्स, किसी के शुरुआत में जांच करने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का मदद ले सकते हैं। इसमें भी लग सकते हैं कि ये तकनीकों से रोग का जल्दी और सही पहचान होता है और निदान करने में मदद करता है, जैसे पीसीआर का टेक्निक। और एक बात और बताएं, ये भी तो लिख सकता है, इधर वाला लिखे एग्जाम्पल, देखो कोरोना वायरस इधर वाला लिखा है, कोई जरूरी नहीं है कि आपका एनसीईआरटी में है तो वही एग्जाम्पल दें। टीका के निर्माण में किया है, ये चौथा मैंने इसका इलाज, मतलब कि इसका मेडिसिन में, उद्योग में ये चौथा इलाज मैंने आपका सॉरी इसका उपयोग लिखा है। वैक्सीन डेवलपमेंट, वैक्सीन का डेवलपमेंट कैसे करते हैं आप लोगों को पता है ना, कि जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के टीकों का निर्माण किया जाता है जो हमारे अंदर जाके संक्रामक रोगों से बचाव करते हैं। टीके शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, जैसे हमने संक्रमण से बचने की मदद करते हैं। जैसे कोरोना वायरस का हमने खिलाफ मैसेंजर आरएनए आधारित टीके बनाए, कैंसर का भी टीका बनाया, ये भी लिख सकते हैं। कौन? रूस ने, लिखिएगा 2025 में कैंसर का टीका बनाया है जो mRNA बेस्ड है, और ये बनाया है रूस ने। ये भी तो आपका बायोटेक्नोलॉजी का कमाल है सर। कहानी खत्म है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका कौन हो गया 19। अब आ जाइए, ये क्वेश्चन हम समझाएंगे एक फिगर से, आ जाइए, इसको थोड़ा समझना होगा। उसके जैसा नहीं है, जो 2-3 क्वेश्चन अभी पढ़े उसके जैसा नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है कि डीएनए रेप्लिकेशन और सबसे वीवीआई है। कौ में भी कर सकते हैं, उसमें भी आप कौ में अल्फा एंटीट्रेप्सिन आपने क्या बनाया, उसके दूध में प्रोडक्शन कराया है ताकि एम्फीसीमा बीमारी ना हो सके। कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप जितना लिखना चाहे, लेकिन लिखने का तरीका यही रखना ताकि आपको नंबर बेहतर से बेहतर मिले, पॉइंट वाइज। और जहां डिस्क्राइब करना है वहां डिस्क्राइब करते जाना, पॉइंट लिखते जाना, डिस्क्राइब करते जाना। आइए, डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन है 5-5 मिनट में दोनों। डीएनए रेप्लिकेशन बहुत बार बताया, और ये सबसे वीवीआई है अभी तक में। 2023 में पूछा है तो आपका 25 जा रहा है, तो 25 में पूछेगा, 24 में ये नहीं पूछा था। तो डीएनए प्रतिकृति क्या है, इसका प्रक्रिया एंजाइम सहित वर्णन करें। जो जो एंजाइम लगता है उसको वर्णन करना है। और सही बात है, डीएनए प्रतिकृति क्या है? तो आपको याद है डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है, उसको क्या बोलते हैं आप? डीएनए प्रतिकृति कहते हैं। तो यह प्रक्रिया जिसमें डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है उसे हम डीएनए प्रतिकृति कहते हैं। अपना सब आपको पता है डीएनए का निर्माण कैसा होता है? अर्ध संरक्षित तरीका से होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, इसको लिखना भी। आपको पता है कि ये डीएनए है, और डीएनए में कितने धागे होते हैं? तो आपको पता है सर, 2 धागे होते हैं, एक 5 प्राइम तो दूसरा 3 प्राइम, ये 3 प्राइम तो 5 प्राइम। इससे नया डीएनए बनेगा तो क्या होगा पता है ना? एक धागा नया होगा और एक धागा पहले वाला होगा, ठीक है? तो इसमें नया धागा जोड़ दो, तो यहां देखो है वैसे, तो ये होगा 3 प्राइम से 5 प्राइम, यहां भी होगा क्या 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो एक डीएनए मॉलिक्यूल से 2 डीएनए मॉलिक्यूल बना, लेकिन क्या देखा तुमने? अर्ध संरक्षित तरीका है। मतलब हर एक में क्या होता है, एक पुराना वाला डीएनए होता है, एक आपका नया डीएनए इस पर बनता है, क्योंकि ये टेम्पलेट का काम करता है। ये भी आप पुराना वाला टेम्पलेट आधार का काम करते हैं, इसमें नया डीएनए बना। तो कहने का मतलब अर्ध संरक्षित तरीका से बनता, आधा नया आधा पुराना। और तुमको एक और ऑब्जेक्टिव बता सकते हैं, पता है ना तुमको, कि कोशिका चक्र के कौन सा परावस्था में डीएनए रेप्लिकेशन होता है? तो याद रखना, एस परावस्था में। अगर तुम क्वेश्चन बैंक बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड का बनाया होगा तो वहां पर तुमने क्या देखा कि ये वाला क्वेश्चन आपको 1-2 बार जरूर मिला होगा कि डीएनए का रेप्लिकेशन कौन सा अवस्था में करता है, तो मैं बोलूंगा कि एस परावस्था में करता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपने ये लिखा,
डीएनए प्रतिकृति क्या है। अब इसका प्रक्रिया और एंजाइम के बारे में लिखना है। तो इसमें बहुत सारे एंजाइम हैं, जैसे मैं बता दूं, डीएनए का पुनरावृत्ति यानी डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया एवं एंजाइम। तो डीएनए हेलिकेज क्या करता है, डीएनए के दोनों धागे को खोलता है, पता है ना, डीएनए के दोनों धागे को खोलता है। तब तो इसके बीच में कौन सा बंधन होता है, हाइड्रोजन बंधन। ये हाइड्रोजन बंधन को खोलता है, तो ये लिख देना है डीएनए हेलिकेज। दूसरा, जब डीएनए हेलिकेज ये खोलता है तो ये धागा ऐसा हो जाता है, देखिए फूल करके, तो यहाँ पर एक प्रोटीन लपेट जाता है। क्यों, क्योंकि फिर से ये अस्थाई हो जाए, फिर से ये जो खोला था हेलिकेज फिर से ये जुड़ ना जाए, तो इस पर एक प्रोटीन बनता है जिसका नाम है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये आपका सिंगल धागा पे जुड़ता है ताकि डबल ना हो सके, क्योंकि इस पर नया डीएनए बनना है। इसके बाद आरएनए प्राइमर क्या करता है, आपको आरएनए प्राइमेज के द्वारा बनता है, जो नया डीएनए आपका बना सकता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सभी बच्चे आ जाओ, ठीक है। अब आ जाओ, आरएनए प्राइमर क्या करता है, आरएनए प्राइमेज प्राइमर बनाता है। आरएनए प्राइमर जरूरी है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। डीएनए पॉलीमरेज 3 तरह के होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट और थर्ड का ज्यादा यूज होता है, सेकेंड का कम यूज होता है। जहां पे म्यूटेशन वगैरह होता है वहीं पर आपका डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड का यूज होता है। और आप जान लो, यह न्यूक्लियोटाइड को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। यही मेन एंजाइम है जो डीएनए बनाता है 5 से 3 डायरेक्शन में। लेकिन आपका जो ये डीएनए बनता है किस डायरेक्शन में, याद है ना, 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर काम करता है। और इसमें लिगेज यानी कि लाइगेज पढ़ते हैं। ये जो लिगेज है यानी लाइगेज, लाइगेज एंजाइम क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, 2 धागे को जोड़ने का काम करता है। जो आपका कंटिन्यूअस नहीं बनता है इसको कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, जो कंटिन्यूअस बनता है उसमें जोड़ने का जरूरत नहीं है। तो डीएनए 2 तरह से बनता है, एक लीडिंग स्ट्रैंड जो लगातार बनता है, एक लैगिंग स्ट्रैंड जो कि रुक रुक के बनता है। अब ये सब जितने भी मैंने लिखा था सब इससे लिखा है, देख लो, ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला दिख रहा है ना आपको, ये वाला दिख रहा है ना। हमने क्या किया, डीएनए को खोला, डीएनए को हमने नहीं खोला, किसने खोला, हेलिकेज ने खोला। इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करता है, खोलते गया, सुनते जाइए, हाइड्रोजन बॉन्ड को यहां पर खोलते गया। ये फिगर याद रखना, जब ये क्वेश्चन पूछेगा डिफिनेशन डाल करके एंजाइम का नाम लिख करके सिर्फ ये फिगर बना दोगे, तुमको 4.5 से कम नहीं देगा। खुश हुआ तो 5 नंबर भी देगा, अगर नहीं भी लिखोगे तो। अगर ये फिगर नहीं बनाया, तुम पूरा का पूरा रट के लिख दिया, तो आपको 3 नंबर या 2.5 नंबर बैठा के छोड़ देगा, ठीक है। तो आप आ जाइए, हेलिकेज। हेलिकेज एक एंजाइम है जिसका हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते जाता है। ये धागा खुलते जाएगा, एक धागा इधर, यहां पे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो ऊपर लिख दिए थे यहां पे जुड़ जाएगा ताकि ये फिर से ना जुड़ सके। अब आइए, डीएनए बनता कहां से है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर। तो यहां 3 प्राइम पर एक आरएनए प्राइमर जुड़ जाएगा ताकि इसके पूंछ को पकड़ करके ये जो है आपका एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड लगातार डीएनए बना सकता है। तो लगातार डीएनए इधर बनाएगा तो इसको कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, मतलब लगातार डीएनए बनता जाएगा। लेकिन यहां पर देखो उल्टा हो गया, इधर क्या है, जब खुलते जाएगा तो इधर से नहीं बन सकता है डीएनए, क्योंकि यहां पर था टेम्पलेट क्या है, 5 प्राइम और 3 प्राइम। तो यहां पे 3 प्राइम से 5 प्राइम डीएनए नहीं बनता है, तो इसमें उल्टा बनेगा, इधर खुलता जाएगा, एक नया प्राइमर आएगा, प्राइमर आने के बाद आपका क्या होगा, फिर डीएनए बनाएगा, फिर प्राइमर जुड़ेगा, फिर डीएनए बनेगा, फिर खुलेगा तो फिर प्राइमर आएगा, फिर डीएनए बनेगा, और ये सभी डीएनए को जोड़ेगा कौन, डीएनए लाइगेज। लेकिन उसके पहले एक काम होता है, ये आरएनए प्राइमर को हटा करके छोटा सा टुकड़ा डीएनए का कौन बनाएगा, तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ये तो लंबा लंबा बनाते गया छोटा छोटा टुकड़ा में, और ये आपका बीच में जो गैप है आरएनए प्राइमर, क्योंकि हर बार स्टार्ट करेगा तो हर बार चाहिए आरएनए प्राइमर। इधर वाला में लीडिंग स्ट्रैंड है तो इसमें एक बार प्राइमर चाहिए, इधर में लैगिंग है मतलब छोड़ छोड़ के है, लैगिंग का मतलब ये होता है छोड़ छोड़ के, इसलिए जितना बार ये खुलेगा उतना प्राइमर चाहिए। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये अगर 100 टुकड़ा है तो 100 प्राइमर आपको जरूरत है यहाँ पर। हाँ, सभी टुकड़े को मैं जो आरएनए प्राइमर है इसको हटाएगा कौन, तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और वहां पे छोटा सा टुकड़ा बनाएगा डीएनए का, लेकिन इसको सिलेगा कौन, इसको सिलेगा कौन जो नया बनेगा, तो डीएनए लाइगेज। ये वाला फिगर को जरूर एक बार प्रैक्टिस कर लेना, और ये आपका डीएनए रेप्लिकेशन का ये आपका हो गया पूरा का पूरा। इसमें क्या दिक्कत है,
इसमें भी दिक्कत है, पढ़ाए थे, मैंने बोला था कि उस समय ये फिगर, फिर से मुझे फिगर बनाना पड़ा इसे। बुक में तो आपका, सॉरी बुक में तो नहीं इतना डिटेल में, एनसीईआरटी में नाम नहीं है, थोड़ा सा फिगर दिया हुआ है, तो आप बना लोगे इसको, इसको बना लोगे, इसको बना लोगे। लास्ट क्वेश्चन आज का मैं कर देता हूं, 2-4 मिनट है या जितने भी समय बचे हैं, हाँ, तो इसके बाद थोड़ा क्लास रह जाता है मेरा, तो मैं दिक्कत हो जाता है। ये वाला तो तुमने पढ़ा होगा ना, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस लिंकेज। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था? तो क्रोमोसोमल सिद्धांत का प्रस्ताव सूटन और बोवेरी ने किया। थॉमस हंट मॉर्गन ने इसको सपोर्ट किया, क्या ड्रोसोफिला पर प्रयोग द्वारा साबित किया था। क्रोमोसोमल सिद्धांत को दोनों लिखना है आपका। इस सिद्धांत के अनुसार जीन क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं और गुणसूत्र का जो व्यवहार होता है, ये जैसा जैसा होता है वो अनुवांशिकी के नियमों को निर्धारित करता है। अनुवांशिक का नियम किसने दिया था? मेंडल। तो अनुवांशिकी के नियमों का गुणसूत्र भी पालन करता है, और जैसा कि जीन पालन करता है, चूंकि जीन कहां रहता है? क्रोमोसोम पर, इसे क्रोमोसोमल सिद्धांत कहते हैं। अब इसमें क्रोमोसोम का अहम रोल है, क्योंकि इसके अनुसार गुणसूत्र में जीन कहां रहते हैं? स्थित रहते हैं, और जैसा जैसा गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जाएगा, मेरा जीन भी जाएगा। गुणसूत्र क्या होता है? हमेशा जोड़ा में होता है, 2 सेट में होता है। 23 आता है मेरे पिताजी से, 23 आता है आपका पिताजी से, और 23 आता है मां से, तो 2 सेट आता है, तो आधा जीन आया पिताजी से, आधा जीन आया मां से, तो एक माता और दूसरा पिता से। यह गुणसूत्रों का जो है विभाजन कब होता है? मियोसिस के दौरान होता है, जिससे जीन का वितरण संतानों में होता है। जीन का स्थान किसे कहते हैं? इन्होंने बोला हर जीन का विशेष स्थान होता है, कहां पर? क्रोमोसोम पर, उसको हम कहते हैं लोकस, ठीक है। और यह स्थान पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रहता है, ऐसा नहीं कि वो स्थान बदलता है। अगर लंबाई का जीन किसी क्रोमोसोम पर है तो अगला पीढ़ी में वही स्थान पर होगा जिस क्रोमोसोम पर है। क्रोमोसोम का व्यवहार इस सिद्धांत के अनुसार मेंडल के सिद्धांतों का मेल खाता है। यह सिद्धांत मेंडल के सिद्धांतों से मेल खाता है, क्योंकि मेंडल ने कहा था जहां गुणसूत्र का व्यवहार को देखा गया तो बीज संयोजन का नियम तथा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम का पालन गुणसूत्र भी करता है, जैसा जीन करता है। तो ये आप इतना लिखेंगे, क्रोमोसोमल सिद्धांत किसने दिया था, किसने स्पष्ट किया था, और कैसा कैसा इस पर किस पर डिपेंड करता है। सिर्फ जीन और क्रोमोसोम को याद रखना है। और लास्ट क्वेश्चन है लिंकेज। लिंकेज क्या है तुम लोगों को बताएं? तुम लोग हमको आंसर दो, लिंकेज किसे कहते हैं? तो लिंकेज कहते हैं, अरे लिंक ताला जुड़ा, लिंक ताला का नाम सुने हो? लिंक ताला का नाम सुने हो? मतलब ये जुड़ा है तो कभी अलग नहीं होगा। लिंकेज मतलब वही है जो जुड़ा हुआ है, जीन है। हाँ, ये एक ऐसी घटना है जब क्रोमोसोम पर जीन जो होते हैं, तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जब जीन जाते हैं तो वही क्रोमोसोम पर रहना चाहता है जिस क्रोमोसोम पर जीन है। हाँ, तो लिंकेज एक अनुवांशिक घटना जिसमें 2 या 2 से अधिक जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं और वो एक साथ विरासत में जाते हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं। जब जीन एक ही गुणसूत्र पर होते हैं तो वो आमतौर पर एक साथ विभाजित होते हैं, क्योंकि एक ही साथ जाते थे, एक साथ विभाजित होते हैं, और संतान में एक साथ जाते हैं। इस जीन को संयोजन कम होते हैं, मतलब संयोजन मतलब रिकॉम्बिनेशन कम होता है, यानी जीन दूसरे क्रोमोसोम पर या दूसरे क्रोमोसोम का जीन इस पर कम आते हैं। लिंकेज का अध्ययन किसने किया था? थॉमस हंट मॉर्गन ने किया था। 2 पॉइंट आपको लिख देना है, 2 पॉइंट लिख देना है, 2 पॉइंट लिख देना है। अब थोड़ा मिर्ची लगाइए सर। लिंक्ड जीन किसे कहते हैं? बताए थे, एक जीन एक ही गुणसूत्र पर होते हैं, सॉरी, जब जीन एक ही गुणसूत्र पर होते हैं तो एक गुणसूत्र पर सभी जीन को लिंक्ड जीन कहते हैं। तो वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं फिजिकली और एक साथ संतान में जाते हैं, ऐसे जीन को लिंक्ड जीन कहते हैं। और जहां लिंक्ड जीन है तो समझो, जैसे ये क्रोमोसोम है, इस पर कितने जीन है? मानिए 1 2 3 4 5 6 जीन, ये 6 जीन लिंक्ड जीन हुआ, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम पर है। अब यहां पर जो लिंकेज है 2 तरह का। अब ये जो 1 2 है, ये जितना नजदीक रहेगा दूसरा पीढ़ी में उतना ही साथ रहेगा, तो ऐसे को कहेंगे कंप्लीट लिंकेज। और जब जीन में दूरी बढ़ जाता है, जीन में दूरी बढ़ जाता है, जैसे कि 1 और 5 की बात करूं तो ये दूरी ज्यादा है। किससे? किसकी तुलना में? 1 और 2 की तुलना में। तो 1 2 जो जीन है ये बहुत ही साथ रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी, जितना क्लोज रहेगा उतना ही साथ रहेगा। इसको कहते हैं पूर्ण लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज। और जो जीन दूर है उसमें क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। क्रॉसिंग ओवर समझते हो ना? विनिमय हो सकता है, यानी आपका समजात गुणसूत्र के बीच इसका जीन कट के इस पर जा सकता है, तो ये कट के चला जाएगा। और जितना नजदीक है तो कटने का चांस उतना ही कम है,
इसलिए कहता है जो जीन के बीच में दूरी कम हो, जब जीन एक ही गुणसूत्र पर बहुत पास पास स्थित होते हैं। आप कैसा लिखेंगे सेंटेंस? एकदम हल्का लिखें। और क्रॉस ओवर की संभावना न्यूनतम है, इसे पूर्ण लिंकेज कहते हैं। इस स्थिति में दोनों जीन एक साथ विरासत में जाता है और संयोजन नहीं होता है। लेकिन अपूर्ण लिंकेज में क्या बोला? जब जीन एक ही गुणसूत्र पर होते हैं लेकिन इसके बीच में दूरी थोड़ा ज्यादा होता है। दूरी जब थोड़ी ज्यादा होगा तो इसमें क्रॉस ओवर होता है, और जैसे ही क्रॉस ओवर हुआ इसमें नया संयोजन बना, तो बच्चे में माता पिता का भी गुण होता है और नया गुण भी आता है संयोजन के कारण। इसका मेन कारण क्या है? क्रॉसिंग ओवर। तो कहता है जो दो लिंक्ड जीन के बीच में कुछ दूरी पर होता है, जब कुछ दूरी पर होता है तो मियोसिस के समय समजात गुणसूत्रों के बीच जीनों का अदला बदली होता है, उसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर के कारण ही आपका अपूर्ण लिंकेज होता है, नहीं तो आपका क्या होता? पूर्ण लिंकेज। तो ये आपका यहां तक क्वेश्चन हुआ 21 नंबर। 21 नंबर तब आप कर लीजिएगा। 4 क्वेश्चन और मैंने सजेशन में दिया है जो कि कल हम लोग खत्म करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन खत्म। अब रही बात ऑब्जेक्टिव का, अगर मेरा तबीयत ठीक ठाक रहा तो मैं जरूर यूट्यूब पे आऊंगा, दोपहर में आऊंगा, ठीक है? रात में संभव नहीं है, ठीक है? तो कोशिश करूंगा कि कल के बाद परसों से, आज तय से कल खत्म करके कल ही आ जाऊं तो आ जाऊं, नहीं तो परसों से मैं कोशिश करूंगा कि ऑब्जेक्टिव कम से कम 5-7 सेट क्वेश्चन का, क्वेश्चन बैंक का 1-2 सेट अपना करा दूं। ओके, तब तक आप मस्त रहिए, अच्छे से रहिए, एंजॉय कीजिए, पढ़िए। ओके, बाय। ओके, थैंक यू। एक बार देख लेना, ऐसे क्वेश्चन में कोई जान नहीं है।